हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे आइलर्स इक्वेशंस। राइट, 3 सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं। जब रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसको क्या बोलेंगे, आइलर्स इक्वेशन। ये क्या होता है अभी डिराइव करेंगे हम लोग। तो कंसीडर द रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है और वो रोटेट कर रही है। तो कैसे होगा ये? ये आपके पास यहाँ पे सपोज ये आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। और ये अपने एक्सिस के अबाउट, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो इससे पास करती है। मान लो ये पॉइंट ये बॉडी के ऊपर है ना। सो सपोज ये पॉइंट हो गया। तो इसके अबाउट आपका जो ये रिजिड बॉडी है रोटेट कर रही है। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस केस में उसके ऊपर एक टार्क लगेगा। और जो टार्क होता है वो क्या होता है? टार्क होता है, तो हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है टाउ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि टाउ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे डी जे बाई डी टी, जो जे है वो एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा याद रखने की बात करें तो ये किसके एनालॉगस है? अगर हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करें, जहाँ पे केवल एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उस केस में हमें पता है ये किसके एनालॉगस है। हमको याद होना चाहिए टार्क बराबर हो जाएगा, टार्क एनोलॉजी हो जाएगा किसके साथ? फोर्स के साथ। एफ बराबर डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो वही रोटेशनल में क्या हो जाता है? टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। तो द रोटेशनल एनालॉग द रोटेशनल एनालॉग ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? एफ बराबर डी पी बाई डी टी गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये वही बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास होता है ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? बराबर डी पी बाई डी टी। तो रोटेशनल में वो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा टार्क के बराबर। एफ जो होगा टार्क से एनोलॉजी रखेगा, और पी जो हो जाएगा किससे एनोलॉजी रखेगा? एंगुलर मोमेंटम से। तो टार्क बराबर हो जाएगा डी जे बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ए स्पेस फिक्स्ड कोऑर्डिनेट। तो अब इसमें दो टर्म आएंगे, एक आएंगे स्पेस फिक्स्ड और एक आएगा बॉडी फिक्स्ड। तो अभी देखेंगे आगे हम लोग क्या होता है। तो फिलहाल देख लेते हैं टार्क जो होता है एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी स्पेस फिक्स्ड फ्रेम में। ठीक है। तो ये आपके पास एस जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्पेस फिक्स्ड फ्रेम। ठीक। आगे चलते हैं। तो सपोज हमारे पास ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है। ठीक है। तो रिजिड बॉडी बेसिकली क्या होती है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो ना तो उसका शेप चेंज हो ना तो उसका साइज चेंज हो, उसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है। इससे एक पॉइंट से एक्सेस पास कर रही है ये जो है, और इसी एक्सिस के बाद जो पिंक कलर से दिख रहा है इसी एक्सिस के बाद ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक, कभी यहाँ होगा, फिर कभी यहाँ आ जाएगा, फिर कभी यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, इसी एक्सेस के बाद रोटेट करें। तो जो बॉडी से अटैच्ड फ्रेम होता है, मतलब इसी बॉडी में अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लें एक्स वाई जेड, और इसी बॉडी से ही मेजर करें कि इसका पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का पोजीशन क्या होगा। तो इस जो फ्रेम है, फ्रेम बेसिकली मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जो बॉडी के रिस्पेक्ट, जो बॉडी से अटैच्ड है, उसको बोलेंगे बॉडी फिक्स्ड फ्रेम। नाम से ही स्पष्ट है। बॉडी फिक्स्ड फ्रेम का क्या मतलब है? कि जो बॉडी से यानी रिजिड बॉडी से जो अटैच्ड है। और एक होगा हमारे पास स्पेस फिक्स्ड फ्रेम। स्पेस फिक्स्ड फ्रेम क्या होगा? जो स्पेस में है। ठीक है। तो इस स्पेस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूव कर रही है ना। तो ये एक स्पेस फिक्स्ड हो गया जो बॉडी से अटैच्ड नहीं है, और एक बॉडी फिक्स्ड फ्रेम हो गया। तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है कि कोई भी वेक्टर है आपके पास, अगर ए, कोई वेक्टर अगर ए है, कोई वेक्टर अगर ए है, तो डी ए बाई डी टी जो हो जाएगा स्पेस फिक्स्ड में, वो बराबर हो जाएगा डी ए बाई डी टी। आर जो है ये बेसिकली क्या है? बॉडी फिक्स्ड। आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है यानी डी ए बाई डी टी आप कैलकुलेट करिए बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में, इस फ्रेम में कैलकुलेट करिए, है ना। प्लस ओमेगा क्रॉस ए। तो ये होता है जब हम लोग रोटेटिंग फ्रेम करते हैं तो वहाँ पे ये टर्म इंट्रोड्यूस होता है, डी ए बाई डी टी एस इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी एट आर या इन आर प्लस ओमेगा क्रॉस ए। हमें चाहिए क्या?
स्पेस फिक्स्ड फ्रेम में एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो इसलिए हम ये यूज करेंगे, है ना। तो अब ये स्पेस फिक्स्ड फ्रेम में किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन इस तरीके से बॉडी फिक्स्ड में रिलेटेड रहता है, dA/dt r प्लस ओमेगा क्रॉस से। तो अब a कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो यहाँ पे j रख देते हैं a की जगह, तो j के लिए भी ट्रू होगा ये। तो दिस इज dJ/dt in space fixed frame is equal to dJ/dt in body fixed frame प्लस ओमेगा क्रॉस a की जगह क्या हो जाएगा j। ठीक है, अभी हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या था, टार्क जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी dJ/dt इन स्पेस फिक्स्ड फ्रेम। तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा आपका टाउ, टाउ यानी टार्क। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, और ये टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे, RHS में कुछ नहीं चेंज होगा। सो लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन कौन सा है 2, ये पूरा कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन 2। ठीक है, इफ वी सेलेक्ट द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द बॉडी एज बॉडी एक्सेस। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है, ऐसी एक्सेस जिनमें आपके पास जो इनर्शिया टेंसर होता है, इनर्शिया टेंसर का जो डायगोनल एलिमेंट है वही बचे, बाकी आप डायगोनल एलिमेंट ना बचे। तो यहाँ से हम देखें, अगर ब्लैंक स्लाइड पे जाते हैं, यस इट इज हियर, तो हमारे पास क्या होता है कि सपोज यहाँ पे एक जनरल फार्मूला याद ही होगा, jx jy jz होता है ना, कॉलम वेक्टर। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, सॉरी आई एक्स वाई आई एक्स जेड, और फिर ये हो जाएगा आई वाई एक्स आई वाई जेड, और फिर होता है आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड, राइट। और फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉलम वेक्टर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। इधर क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। ये जो 3x3 के मैट्रिक्स है इसको क्या बोला जाता है, इनर्शिया टेंसर। तो प्रिंसिपल एक्सेस जैसे ही आप चूज करोगे, तो प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब हो जाएगा कि ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, केवल और केवल डायगोनल बचेंगे। तो जब डायगोनल बचेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, आई वाई वाई ओमेगा वाई हो गया, है ना, दूसरा वाला एलिमेंट। तीसरे रो का एलिमेंट हो जाएगा आई जेड जेड ओमेगा जेड। कंपेयर कर दीजिए, तो जे एक्स बराबर हो गया आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई हो जाएगा आई वाई वाई ओमेगा वाई, और जे जेड हो जाएगा आई जेड जेड ओमेगा जेड। तो ये चीज़ है। चलते हैं स्लाइड, यस इट इज हियर, स्लाइड नंबर 3 पे हम लोग थे, है ना। सो जे एक्स आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स हो जाएगा, किस केस में होगा, जब प्रिंसिपल एक्सेस आप चूज करोगे, बॉडी को क्या मान लोगे, बॉडी एक्सेस जो है यानी जो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है उसमें जो एक्सेस है उसको क्या मान लोगे, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, सो जे एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई 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 ओमेगा वाई, जे जेड आई जेड जेड ओमेगा जेड। ठीक है, तो नोटेशन को क्योंकि आइलर्स नोटेशन यूज करना है हमें, तो आइलर्स नोटेशन में हम लोग एक्स वाई जेड कंपोनेंट को क्या मान लेते हैं, एक्स को मान लेंगे पहला कंपोनेंट, वाई को मान लेंगे दूसरा, जेड को मान लेंगे तीसरा। तो ये बेसिकली हो जाएगा J1 I1 ओमेगा 1, है ना। आई एक्स एक्स जो है ये I1 हो जाता है, I1 मान लेंगे। तो जस्ट नोटेशन है ये, जे वाई J2 हो गया, आई वाई वाई I2 हो गया, और ये ओमेगा वाई ओमेगा 2 हो गया, जे जेड J3 हो गया, आई जेड जेड I3 हो गया, और ये ओमेगा जेड ओमेगा 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमें पता है कि वेक्टर जो होता है उसमें आई कैप जे एक्स आई कैप जे वाई जे कैप जे जेड के कैप, या J1 आई कैप J2 जे कैप J3 के कैप, है ना। कोई भी वेक्टर होता है उसका कंपोनेंट फॉर्म ये होता है। तो अब यहाँ से J1 की वैल्यू रख देंगे I1 ओमेगा 1 आई कैप, I2 ओमेगा 2 जे कैप, और I3 ओमेगा 3 के कैप हो गया। तो वेक्टर जे हमने निकाल लिया है, और इसको उठाकर रख देंगे हम लोग, अभी उससे पहले तो ये हमने जे निकाल लिया है ना, ये हमारे पास आ गया। लेट्स कंसीडर ओमेगा क्रॉस जे। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 में रखना है। इक्वेशन 2 में हमें चाहिए टाउ dJ/dt। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए जे चाहिए, तो जे हमने निकाल लिया।
जे हमने निकाल लिया है। अभी हमें चाहिए ओमेगा क्रॉस जे, तो ओमेगा क्रॉस जे भी निकालना पड़ेगा। तो ये जे हमारे पास आ गया, इतना होगा। और ओमेगा क्रॉस जे, तो दिस इज ओमेगा क्रॉस जे। कैसे निकालेंगे ओमेगा, उस कैसे निकलता है क्रॉस बी, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। फिर उसका ओमेगा का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, फिर जे का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आई कैप इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ओमेगा 2 आई 3 ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 3 आई 2 ओमेगा 2। जैसे हम सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, तो ये आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट के लिए ये और ये छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 आई 3 ओमेगा 3 माइनस जे कैप होगा, और फिर माइनस इतना, है ना। और फिर के कैप के केस में ये छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 आई 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 आई 1 ओमेगा 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसलिए ओमेगा क्रॉस जे आ गया, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे, इतना आ जाएगा। सेम ही टर्म है, जस्ट इसको अरेंज किया। सो दिस इज आई 3 ओमेगा 2 माइनस आई 2 ओमेगा 3 ओमेगा आई 2, यस आई 2 ओमेगा 3 माइनस जे कैप आई 3 ओमेगा 1 माइनस आई 1 ओमेगा 3 प्लस के कैप ओमेगा आई 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आई 1 ओमेगा 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो हमने जे भी निकाल लिया, ओमेगा क्रॉस जे निकाल लिया। इन दोनों वैल्यूज को रख देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या था, टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस जे, है ना, प्लस ओमेगा क्रॉस जे। तो ये जो टर्म है ये किसका है, इक्वेशन 3 से रखे हैं ओमेगा क्रॉस जे का मान, और ये जो टर्म है ये क्या है, जे की वैल्यू है। तब क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, जे की वैल्यू भी हम लोग निकाले थे, तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, तो अब ये डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी पता ही है क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा प्लस में, इसका हो जाएगा एंड इसका हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा डिफ्रेंसिएशन करने में, तो अलग अलग कंपोनेंट का करते हैं। तो सबसे पहले एलएचएस में क्या है, टाउ वेक्टर है, आरएचएस में भी वेक्टर होगा। अगर एलएचएस में वेक्टर है तो आरएचएस में भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो अगर हम दोनों साइड से एक्स कंपोनेंट ले लें, तो इधर से एक्स कंपोनेंट ले लेंगे टाउ 1, और आरएचएस में से भी एक्स कंपोनेंट लेंगे। तो एक्स कंपोनेंट जब लेंगे तो क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट ये जस्ट इतना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा आपके पास आई 3 ओमेगा 2 माइनस आई 2 ओमेगा 3। ठीक है, ये टर्म हो जाएगा आई 3 ओमेगा 2 माइनस आई 2 ओमेगा 3। अब क्योंकि यहाँ पे आई जो है वो क्या है, आई है आपके पास, आई टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओमेगा 1 अपान डी टी। तो डी ओमेगा 1 अपान डी टी क्या हो जाएगा, डी ओमेगा 1 अपान डी टी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ओमेगा 1 डॉट। तो यहाँ आ गया आई 1 ओमेगा 1 डॉट, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कॉमन ले सकते हैं सेम ही टर्म ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आई 3 माइनस आई 2 ओमेगा 3। तो अब इसका इसी इक्वेशन से अगर हम ये जो वेक्टर टाउ वाला है, इससे अगर हम y कंपोनेंट ले लें और लेट से टाउ 2, y कंपोनेंट क्या है टाउ 2, तो इधर से हो जाएगा डी बाई डी टी, जे कैप का कोफिशिएंट, और फिर ये पूरा माइनस के साथ में जाएगा माइनस आई 3 ओमेगा 1 प्लस आई 1 ओमेगा 3, इतना हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, तो जब डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आई 2 ओमेगा 2 डॉट, और यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा ओमेगा 3 ओमेगा 1, सो आई 1 माइनस आई 3 हो जाएगा। टाउ 3 इसी इक्वेशन से जब इसका z कंपोनेंट लेंगे, तो z कंपोनेंट यहाँ पे है और z कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पे है, तो आरएचएस में इतने के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये आई 3 बाहर निकाल लेंगे, सो दिस इज ओमेगा 3 अपॉन डी टी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, डॉट। डॉट का मतलब होता है एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा, तो आई 2 माइनस आई 1 हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, टाउ 1 आई 1 ओमेगा 1 डॉट प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 3 आई 3 माइनस आई 2, टाउ 2 आई 2 ओमेगा 2 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 आई 1 माइनस आई 3, और टाउ 3 एंड दिस इज। ये तीनों इक्वेशन जो हमने निकाला इसको बोला जाता है आइलर्स इक्वेशंस। आइलर्स इक्वेशंस, जहाँ पे ओमेगा 1 डॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन है डी ओमेगा 1 अपॉन डी टी, ओमेगा 2 डॉट का मतलब है डी ओमेगा 2 अपॉन डी टी होगा ये।
दिस इज डी ओमेगा 2 अपॉन डी टी होगा, ठीक है। और ये ओमेगा 3 डॉट जो होगा वो हो जाएगा डी ओमेगा 3 अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपका आइलर इक्वेशन, हम लोगों ने डेराइव कर लिया रिजिड बॉडी के लिए। अगर रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो ये इक्वेशन फॉलो करना पड़ेगा उसे।